शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपका चैप्टर 13 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। आज इसके प्रश्न उत्तरी करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट देखते हैं, कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत उपघटन के संदर्भ में आप क्या जानते हैं। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर आप पेज नंबर 105 पे देखें। यहाँ से लिखें, कॉपर सल्फेट का घोल कॉपर आयन और सल्फेट आयन में वियोजित हो जाता है। कॉपर सल्फेट इसका रिएक्शन करके दिखाया है कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन में। फिर लिखें, कैथोड पर धनावेशित कॉपर आयन कैथोड की ओर गमन करता है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर धातु के रूप में कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। फिर लिखें, एनोड पर कॉपर धातु एनोड की इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कॉपर आयन बनाती है, जो घोल में घुल जाता है। ये फिर कैथोड की ओर गमन करते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं। सल्फेट आयन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एनोड धीरे धीरे घोल में घुल जाता है। अभिक्रिया तब तक होती है जब तक कि पूरा एनोड घुल नहीं जाता है। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कॉपर धातु के शुद्धिकरण में होता है। बच्चों, आपको ये पेज 106 पर यहाँ तक करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। विद्युत उपकरणों को सूखे हाथों की अपेक्षा भीगे हाथों से छूना खतरनाक क्यों है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर पेज 103 पर है। यहाँ देखें आप, यदि हम नम या भीगे हाथों से बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा संभव है कि हाथों में लगी पानी की बूंद स्विच के अंदर चली जाए और हमारे हाथ और बिजली की तार के बीच संपर्क स्थापित हो जाए। हमारे हाथों पर लगे पानी में अल्प मात्रा में लवण भी घुले होते हैं। यह पानी को विद्युत का अच्छा सुचालक बना देता है। विद्युत के प्रवाह से शरीर को झटका लगता है। यही कारण है कि हमें भीगे हाथों से बिजली का स्विच नहीं छूना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या असावित जल विद्युत का सुचालक है? आप इसे कैसे प्रमाणित करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखें। बीकर को असावित जल से आधा भर दीजिए। सेलो टेप की सहायता तांबे की तार ए, बी और सी के छिले हुए सिरे को बल्ब से जोड़ दीजिए। तार बी और सी के नग्न सिरे को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि बल्ब जलने लगता है, जो दर्शाता है कि परिपथ के सभी भागों में विद्युत संचारित हो रहा है। बच्चों, इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है और यहाँ भी लिखें, तार बी और सी के नग्न सिरे को असावित जल में डुबा दीजिए। अब पाएंगे कि बल्ब नहीं जलता है। अतः प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि असावित जल विद्युत का चालक नहीं है। बच्चों, इसमें डायग्राम जरूर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 4 है, विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं? विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण दीजिए। इसमें लिखें, जब किसी विद्युत उपघट्य के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठे निष्पेषित हो जाते हैं। इसे विद्युत उपघटन कहते हैं। विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, विद्युत लेपन क्या है? इसके प्रयोग बताइए। पेज नंबर 106 निकालें और यहाँ देखें, विद्युत धारा का प्रयोग कर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की विधि विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। विद्युत लेपन के उपयोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, सजावट, जैसे सोने चांदी जैसी धातुओं के गहने काफ़ी महंगे होते हैं, अतः सस्ती धातुओं के गहने काफ़ी सस्ते होते हैं। अतः सस्ती धातु का प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है, जिन पर बाद में सोने या चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सुरक्षा। जो धातुएं आसानी से संचारित हो जाती हैं, उस पर ऐसी धातु का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है जिनमें संशरित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में इस उद्देश्य से निकेल और क्रोमियम लेपन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में विद्युत लेपन का प्रयोग होता है, जिसका कई उपकरणों जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर आदि में इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विद्युत उपघटन के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या हैं? इसका उत्तर लिखें। विद्युत उपघटन के उपयोग
विद्युत उपघटन के बहुत से उपयोग हैं। अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध करना एवं उसे अलग करना इसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग है। आवश्यक अव्यय हैं विद्युत उपघट्य, किसी द्रव में स्थित चलायमान आयन, दूसरा है दिश धारा का स्रोत यानी डीसी करंट, तीसरा है दो ठोस प्लेटें या छड़ें जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जानते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है डैश के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है, तो आप इसमें लिखेंगे आवेश। दूसरा देखिए डैश डैश अथवा डैश मिलाने से असावित जल विद्युत का सुचालक हो जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे लवण अम्ल क्षार मिलाने से असावित जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। तीसरा देखिए जब किसी रासायनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत आवेशित परमाणु डैश कहलाते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे आयन कहलाते हैं। फोर्थ देखते हैं लोहे पर विद्युत लेपन के द्वारा डैश या डैश की पतली परत चढ़ाकर इसे डैश से बचाया जा सकता है, तो आप इसमें लिखेंगे लोहे पर विद्युत लेपन के द्वारा जिंक या तांबे की पतली परत चढ़ाकर इसे संक्षरण से बचाया जा सकता है। अब देखते हैं ग। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है सुचालक और कुचालक। आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है, एक तरफ लिखेंगे सुचालक और दूसरी तरफ कुचालक। चलिए सुचालक में देखिए क्या लिखना है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो सुचालक हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, निकिल इत्यादि। दूसरी तरफ देखते हैं कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है वे सभी पदार्थ कुचालक हैं। इसके उदाहरण देखें लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु इत्यादि। आइए इसका दूसरा अंतर देखते हैं कैथोड और एनोड। इसको भी टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे, एक तरफ कैथोड दूसरी तरफ एनोड। देखिए कैथोड में क्या लिखा है, कैथोड एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जबकि एनोड क्या है, एनोड एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैथोड वह टर्मिनल है जहां वर्तमान डिवाइस से बहती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल में बाहर से बहते हैं। दूसरी तरफ एनोड देखिए, एनोड वह टर्मिनल है जहां पारंपरिक प्रवाह बाहर से डिवाइस में बहता है। इसका मतलब यह है कि एनोड पर डिवाइस से इलेक्ट्रॉन बहती है। बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यहीं खत्म होता है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।